स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप ठीक होंगे। ठीक, हम लोग अगली वीडियो में क्या पढ़ा था? मेगा स्पोरोजेनेसिस, यही कंप्लीट किया था ना। जैसा कि हम लोग उसमें पढ़े क्या थे, उसमें हम लोगों ने क्या जाना था कि मेगा स्पोरोजेनेसिस जो होती हैं वो न्यूक्लियस के एक चारों तरफ हाइपोडर्मल सेल आकार में क्या होती है, हाइपोडर्मल सेल स्थित होती है। वो हाइपोडर्मल सेल क्या होती है, धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है और वो अन्य कोशिकाओं से क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है, जिसको हम प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल के नाम से जानते हैं, प्रपशु कोशिकाओं के नाम से। पुनः वो प्रपशु कोशिकाएं क्या होती हैं, विभाजित हो जाती हैं। विभाजित होकर के किस कोशिका का निर्माण करती थी? दो लेयर बना लेती थी, एक बाहरी भित्ति कोशिका और दूसरा क्या है, स्पोरोजिनस सेल का निर्माण करती थी। तो प्राइमरी भित्ति कोशिका तो उसी तरह से सुरक्षात्मक आवरण के रूप में पड़ा रहता था, लेकिन वहीं जो स्पोरोजिनस सेल था उसके अंदर क्या होता था, पुनः विभाजन होता था, एक परिकर विभाजन होता था और उस विभाजन के फलस्वरूप क्या होते थे कि वो एक मेगा स्पोरोजिनस की तरह मेगा स्पोर मदर सेल की तरह क्या करती थी, कार्य करने लगती थी। वही मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होता था, मियोसिस डिवीजन होता था। अब यहाँ आपको दिख गया है कि जो मेगा स्पोर सेल थी लास्ट में आपको मिल गई थी किससे, क्या नाम है, स्पोरोजिनस सेल से। जो स्पोरोजिनस सेल था उसमें विभाजन नहीं हुआ तो कुछ समय पश्चात वो मेगा स्पोर मदर सेल की तरह कार्य करने लगी थी। तो वो मेगा स्पोर मदर सेल क्या था, 2n था, डिप्लॉयड कंडीशन में था और उनके अंदर मियोसिस डिवीजन हुआ, मतलब असूत्री विभाजन हुआ था, जिसके फलस्वरूप क्या मिला था आपको, टेट्रायड और हैप्लॉयड मेगा स्पोर मिला था, मतलब 4 अवरोधित बीजाणु का निर्माण हुआ था, गुरु बीजाणु का निर्माण हो गया था। यहाँ तक हम लोगों ने उसमें कंप्लीट कर लिया था और उसमें ये भी जाना था कि उन 4 अवरोधित गुरु बीजाणु में क्या थे, 3 पूरी तरह से डिजेनरेट हो जाता था, नष्ट हो जाते थे और एक जो था फंक्शनल मेगा स्पोर की तरह पड़ा रहता था। तो आज हमको पढ़ना क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। जैसा कि पहले हम लोगों ने इतना स्टेप कंप्लीट कर रखा है, तो आज हम लोग को देखना क्या है कि फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण कैसे होता है, मादा युग्मकों भीतर किन किन स्टेप से गुजरती हुई उनका निर्माण हो रहा है मेगा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट का। तो अभी हमने यहाँ देख लिया कि जो मेगा स्पोर थे उनके अंदर कौन सा डिवीजन हुआ था, मियोसिस डिवीजन हुआ था। मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप उसने कितने सेल का निर्माण किया था, 4 मेगा स्पोर का निर्माण किया था। वो भी 4 मेगा स्पोर जो थे वो किस कंडीशन में थे, हैप्लॉयड कंडीशन में थे। हैप्लॉयड मतलब अगुणित अवस्था में थे। अब उनमें से 3 तो पूरी तरह से डिजेनरेट हो चुके थे, लेकिन एक फंक्शनल मेगा स्पोर के रूप में क्या था, पड़ा हुआ था। वही फंक्शनल मेगा स्पोर सेल जो थे वो क्या थे, जन्म की अवस्था में उनके अंदर क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। देखो माइटोसिस डिवीजन जो होते हैं उनमें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह से उनमें डिवीजन होता जाएगा और इस तरह से उनका क्रम बनता जाएगा। उसमें ना कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये कंडीशन उसमें नहीं होती है। वो जब भी होंगे समसूत्री समान सूत्रों में ही विभाजित होते हैं। ठीक, तो यहाँ इनके अंदर क्या हुआ, माइटोसिस डिवीजन हुआ। देख रहे हैं जैसा कि आपको डायग्राम हमने शो कर दिया है कि एक अब यहाँ एक ही न्यूक्लियस मेगा स्पोर दिख रहे थे आपको, यहाँ से आपको क्या पुनः मिल गया कि 2 मेगा स्पोर यहाँ मिल गए, किसके फलस्वरूप, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मिल गए। और ये अभी भी किस कंडीशन में है, अगुणित अवस्था में ही है, हैप्लॉयड अवस्था में ही है। पुनः इनके अंदर पुनः क्या होगा, एक बार और विभाजन होगा। तो इनके अंदर जो पुनः विभाजन होगा वो भी क्या होंगे, माइटोसिस डिवीजन ही होंगे, समसूत्री विभाजन ही होंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ एक इधर है, एक इधर, लेकिन यहाँ आपको 4 मिल गए हैं। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि माइटोसिस डिवीजन हुआ, मतलब समसूत्री विभाजन हो रहा है। तो इनसे 2 और इनसे 2 बन गए, इनसे 2 बने तो ये दोनों माइक्रोफाइट की तरफ चले गए, इनसे 2 बने तो ये दोनों चलाजा की तरफ चले गए। ठीक है, अब देखिएगा पुनः इनके अंदर ये अभी भी किस कंडीशन में है, अगुणित अवस्था में ही है, हैप्लॉयड कंडीशन में ही है। पुनः ये आगे भी जा करके, अब देखिएगा यहाँ 2 थे, फिर ये आगे गए, जब इनके अंदर पुनः माइटोसिस डिवीजन हुआ तो फिर ये कितने बने, 8 बन गए। 4
साथ, ठीक। लेकिन ये सभी एक साथ हैं, तो धीरे धीरे इन चारों में से एक केंद्रक की सत्ता हुआ, धीरे धीरे वो बीच में आ गया, मतलब एक यहाँ चला आया, तो इनके पास में से एक कम हो गया। माइक्रोपाइल की तरफ की एक जो गुरु विचार थे जिनके अंदर विभाजन हुआ था, वो इधर आ गया, और आपके इधर से चलाजा की तरफ से भी एक की सत्ता हुआ यहाँ से हटा और इधर चलाया केंद्र की तरफ, केंद्र में आ गया। तो ये दोनों मिलकर के क्या किए, पोलर न्यूक्लियाई का निर्माण कर दिए। लेकिन अब इधर 3 बच गए और 3 आपके इधर बचे हैं, मतलब 3 आपके माइक्रोपाइल की तरफ हो गए और 3 चलाजा की तरफ हो गए। अब ये 3 क्या करेंगे, ये तीनों मिलकर के एंटीकोडल सेल का निर्माण कर दिए। ये तीनों मिलकर के किसका निर्माण किए, एंटीकोडल सेल का निर्माण किए। लेकिन अब यहाँ 3 जो है, इनमें से एक जो है एक सेल का निर्माण करेगा और 2 क्या होगा, सिनर्जिस्ट का निर्माण करेगा। एक किसका निर्माण किया, आपका एक सेल का निर्माण किया और 2 क्या हुए, सिनर्जिस्ट, मतलब एक सेल की सहायक कोशिकाओं के रूप में ये बन गए, ठीक है। अब ये तीनों देखिएगा, एंटीकोडल सेल जो है और 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, एंटीकोडल सेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई और ये तीनों एक एम्ब्रियोसाइट का मैच्योर, पूरी तरह से परिपक्व भ्रूण कोष का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कौन कौन मिलकर के, एंटीकोडल सेल और 2 न्यूक्लियाई और एक सेल, ये तीनों मिले और एक मैच्योर एम्ब्रियोसाइट का क्या किए, निर्माण किए, ठीक। अब देखिएगा इनके बीच में कोशिकाएं भी बनेंगी जो पूरी तरह से क्या होंगे। अब देखिएगा ये दोनों, अब एक केंद्र इधर से खिसक के यहाँ आया और एक इधर आया, तो ये दोनों किस अवस्था में हो गए, 2 हो गए, एक साथ में ये दोनों 2 हो गए, दोनों क्या कहलाएंगे, डिप्लॉयड ना, डिप्लॉयड केंद्र के रूप में हो गए, इसलिए हमको डिप्लॉयड न्यूक्लियस के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे। कह रहा है कि जो माइक्रोपाइल की ओर शेष 3 केंद्रक होते हैं, उनके बीच बनने वाला भित्ति, इनके बीच जो लेयर बनेगी, जो भित्ति बनेगी, उसे हम क्या कहेंगे, एक अपैरेटस कहेंगे। किसकी तरफ, एक सॉरी ये चला जाएगा इधर माइक्रोपाइल की तरफ, माइक्रोपाइल मतलब बीजांड द्वार की तरफ, जो भी होंगी उनके तरफ एक लेयर पाया जाएगा, भित्ति पाई जाएगी, जिसे हम एक अपैरेटस कहेंगे। और उन्हीं एक अपैरेटस के बीच में क्या होंगी, एक सेल और 2 सिनर्जिस्ट सेल का निर्माण होगा। एक अपैरेटस सेल के बीच में एक सेल और 2 सिनर्जिस्ट सेल होती हैं, उनका निर्माण होगा। जब यही निर्माण हो रहा है एक अपैरेटस सेल के बीच में, तो वो एक अपैरेटस सेल मतलब किसके बीच में होंगी, अंड उपकरण के ना, एक अपैरेटस के ही तो बीच में होंगी। कह रहा है कि एक सेल और सिनर्जिस्ट सेल के को मुख्य रूप से हम एक अपैरेटस कहते हैं। कभी कभी पूछ लेगा कि एक अपैरेटस क्या होता है, तो आप बता देंगे कि एक सेल और सिनर्जिस्ट सेल मिलकर के एक अपैरेटस कहलाती हैं। मुख्य रूप से हम उनको क्या कहते हैं, एक अपैरेटस कहते हैं। कह रहा है कि निषेचन के समय सिनर्जिस्ट सेल क्या होती हैं, कौन सी सेल, ये जो माइक्रोपाइल के जस्ट सामने होती हैं। सिनर्जिस्ट सेल क्या करती हैं, परागनलिका मतलब पॉलन ट्यूब को प्रवेश करने में उनकी मदद करती हैं, पॉलन ट्यूब को बीजांड में घुसने के पूरी तरह से उनका मदद करती हैं, ठीक। ये स्ट्रक्चर्स के माध्यम से अभी आप लोगों ने समझ लिया। अब देखिएगा हम इसके बेस पे समझा देते हैं कि ये क्या था। अभी तक तो जनरली आप लोगों ने जान लिया कि मेगास्पोर मदर सेल जो थे वो 4 बने थे, 4 में से एक ही फंक्शनल रह गया था, तो वही फंक्शनल के अंदर क्या हुआ, समसूत्री विभाजन होते गया, जिसके फलस्वरूप जब समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, उसमें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस क्रम में ये 32 से 64 इस तरह ये क्या करते हैं, इनके अंदर डिवीजन होता रहता है, ठीक। तो डिवीजन जब हुआ तो आपको बहुत सारे सेल्स मिल गए हैं, जिनमें एंटीकोडल सेल्स है, पोलर न्यूक्लियाई है और एक अपैरेटस है, सिनर्जिस्ट है। और अगर एक अपैरेटस और सिनर्जिस्ट को एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो वो क्या होगा, एक सेल और सिनर्जिस्ट सेल को जब हम जोड़ करके बोलेंगे तो वो एक अपैरेटस कहलाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट होता क्या है। कह रहा है कि क्रियाशील गुरु बीजाणु फंक्शनल मेगास्पोर, क्रियाशील गुरु बीजाणु जो होते हैं वो फंक्शनल मेगास्पोर
गैमेटोफाइट की कौन सी कोशिका होती है? फर्स्ट सेल होती है। किसकी? फीमेल गैमेटोफाइट की। कौन? क्रियाशील फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक, करा मेगास्पोर अवरुद्ध होता है। जब भी वो मेगास्पोर बन जाएगा, अरे मातृ कोशिका से वो विभाजित होकर ही बनेगा ना, तो जो मेगास्पोर बनेगा, गुरु बीजाणु बनेगा, वो अवरुद्ध होगा। क्रियाशील गुरु बीजाणु का आकार मतलब फंक्शनल मेगास्पोर की जो आकृति होगी, संरचना होगी, उनका आकार बढ़ करके न्यूसेलस से बीजांडकाय जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, न्यूसेलस के अधिकतर भाग को क्या करेगा? कवर कर लेगा, घेर लेगा। क्रियाशील गुरु बीजाणु का केंद्रक माइटोसिस डिवीजन समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के दो संतर केंद्रक डॉटर न्यूक्लियाई का क्या करेगा? निर्माण करेगा, डॉटर न्यूक्लियाई बनाएगा। इसमें से एक केंद्रक, दो बन गया डॉटर सेल, एक केंद्रक माइक्रोफाइल की तरफ तथा दूसरा केंद्रक चलाजा की ओर पहुंचते हैं। दोनों संतर केंद्रक में पुनः समसूत्री विभाजन होता है और वो 4 संतर केंद्रक बनाते हैं। पुनः उनके अंदर विभाजन होगा तो 4 संतर केंद्रक का निर्माण करेंगे। और इस प्रत्येक ध्रुव करेंगे और इसी प्रकार से प्रत्येक ध्रुव पर देखो, अब ये 4 पुनः है 4 के, तो प्रत्येक ध्रुव पर 2 केंद्रक पहुंचते हैं। मतलब अभी तो इधर एक पहुंच गए थे दोनों तरफ, तो बीच में भी एडजस्ट हो गए थे। अब ये प्रत्येक ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे चारों, मतलब चारों तरफ ये एडजस्ट कर लेंगे, पहुंच जाते हैं। प्रत्येक केंद्रक में पुनः तीसरा विभाजन हो रहा है। कह रहा है कि 4 तो बन गए थे, लेकिन उसके बाद पुनः उसके अंदर तीसरा विभाजन होता है। वो भी किस टाइप का होगा? माइटोसिस डिवीजन ही होगा। इसमें 8 केंद्रक बनते हैं, 4 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर और 4 केंद्रक चलाजा की ओर, मतलब निभाग की ओर स्थित होते हैं। एक केंद्रक कह रहा है कि अब देखिएगा, बीजांड द्वार की तरफ भी 4 पहुंच गया। अभी समझाया मैंने कि 4 इधर आ गए थे और 4 इधर आ गए थे। तो अब उन 4 जो पहुंचे हुए थे, उन्हीं चारों में से एक केंद्रक खिसकता हुआ केंद्र की ओर आ जाएगा। मतलब एक माइक्रोफाइल की तरफ से खिसकता हुआ केंद्रक बीच में आ जाएगा और एक निभाग की तरफ से खिसकता हुआ केंद्रक बीच में आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, जिससे पोलर न्यूक्लियाई का निर्माण होगा, जिससे पोलर न्यूक्लियाई का निर्माण होगा और उसे ही हम ध्रुवीय केंद्रक कहेंगे, या वही ध्रुवीय केंद्रक क्या करेंगे? कहलाएंगे। दोनों ध्रुवीय केंद्रक मतलब दोनों जो पोलर न्यूक्लियाई बने, वो एम्ब्रियो सैक के बीच में पहुंचकर एक दूसरे से मिलकर, एम्ब्रियो सैक में मतलब भ्रूण कोश में पहुंचकर एक दूसरे से मिलकर डिप्लॉयड, यहाँ देखिएगा, एक दूसरे से जुड़ गए, एक दूसरे से जुड़ करके ये किस कंडीशन में हो गए? डिप्लॉयड अवस्था में। डिप्लॉयड अवस्था में डिप्लॉयड न्यूक्लियस का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। कह रहा है कि माइक्रोफाइल की ओर से शेष 3 केंद्रक के बीच चलाजा की ओर जो 3 केंद्रक हैं वो वैसे ही सेफ्टी पड़े रहेंगे, जो एंटीपोडल का निर्माण कर दे रहे हैं। लेकिन वही बीजांड द्वार माइक्रोफाइल की ओर के शेष केंद्रक जो होंगे, उनके बीच में बनने वाली मतलब बीच भित्ति बनने से एक एपैरेटस का, इनके बीच जो लेयर बनेगी वो एक एपैरेटस का निर्माण करेंगी, अंड उपकरण का निर्माण करेंगी। अंड उपकरण के बीच में एक सेल और सिनर्जिस्ट होती हैं। जब इसके बीच इनका एक एपैरेटस सेल का निर्माण हो गया तो कह रहा है इन्हीं के बीच में क्या होंगी? एक सेल होंगी और सिनर्जिस्ट होंगी। ठीक, और उसके बाद क्या होंगे? एक सेल एंड सिनर्जिस्ट सेल को मुख्य रूप से हम एक एपैरेटस कहते हैं। ठीक, निषेचन के समय सिनर्जिस्ट सेल परागणिका को सहायता प्रदान करती है। करें कि निषेचन के समय जब उनके अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, उस समय सिनर्जिस्ट सेल जो होती हैं, सहायक कोशिका जो होती हैं, वो पॉलन ट्यूब को मदद करती हैं, मतलब उनको अंदर प्रवेश करने में उनकी हेल्प करती हैं। इस प्रकार से फीमेल गैमेटोफाइट का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। ठीक, तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा और अच्छे से समझ करके बनाइएगा। जहाँ क्वेश्चन ना समझ में आए प्लीज़ आप मैसेज करके पूछ लिया करिए। ठीक है, अब हम लोगों का आगे का जो पॉइंट्स होगा, अब हम लोग मेजर पॉइंट्स क्या पढ़ेंगे?
पॉलिनेशन, परागण क्या होता है। अभी तक तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, फर्टिलाइजेशन, दोनों एक ही हैं, बस है क्या, ये पुष्पों में होने मतलब पौधों में होने वाली प्रक्रियाएं थी, और ये हम लोगों ने जो पढ़ा वो ह्यूमन बीइंग के अंदर या एनिमल कह लीजिए इनके अंदर। तो अभी तक हम लोगों ने इस तरह से पढ़ा, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे कि परागण या पॉलिनेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो बताइए कोई परागण होता क्या है, किसी को पता है कि परागण होता क्या है? चलिए हम ही बता देते हैं। पुंकेसर और स्त्रीकेसर, आप देखे होंगे कि पुष्प जो होते हैं उनमें दो भाग होते हैं, पुंकेसर होते हैं और स्त्रीकेसर। पुंकेसर नर का भाग होता है और स्त्रीकेसर मादा का भाग होते हैं, मादा को ही कहते हैं। पुष्प के प्रजनन के लिए अति आवश्यक होते हैं। पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर पुष्पों के जनन क्रिया के लिए क्या होते हैं, मस्ट होते हैं, जरूरी होते हैं। कह रहा है कि पुंकेसर जो होता है वो क्या होता है, नर का जनन अंग होता है, और स्त्रीकेसर जो होते हैं वो मादा के जनन अंग होते हैं, ठीक है। तो अब पुंकेसर से बताइएगा किस चीज का सिक्रीशन होगा, और स्त्रीकेसर से किस चीज का सिक्रीशन होगा, वहां से क्या चीज सिक्रीट होंगे। तो पुंकेसर से नर युग्मक मेल गैमीट, और स्त्रीकेसर से मादा युग्मक। 1 मिनट। पुंकेसर से मेल गैमीट और स्त्रीकेसर से फीमेल गैमीट। मेल गैमीट से स्पर्म का मतलब शुक्राणु का बनना पाया जाएगा, तथा ऐसे कर लेते हैं हम लोग कि जो परागकणों का निर्माण पुंकेसरों में एक मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का निर्माण होगा। मेल गैमीट से शुक्राणु बनेंगे तथा फीमेल गैमीट से क्या होंगे, अंडाणु का निर्माण होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अब आगे, इसको रफ कर दो। हम लोग क्या देखेंगे, वीडियो हमारी पड़ेगी परागण, जिसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनेशन। ठीक, अब देखिएगा परागण भी आपका 2 टाइप का होता है, अभी बता दो दिए ना कि परागकणों, परागकोश में निर्मित परागकणों का, जैसा कि आप जानते ही हैं कि एंथर में ही क्या होंगे, पॉलन ग्रेन का निर्माण होगा। तो परागकोश में परागकण का निर्माण के फलस्वरूप अगर वो परागकण जो होंगे वो मादा के वर्तिकाग्र पर, मादा वाले भाग के वर्तिकाग्र पर, उसको हमने डायग्राम बना के अच्छे से आपको समझाया था। इस तरह से अगर पुष्प होते हैं तो यही तो हंडासे वाला भाग होता है उनका, और यहाँ से इस तरह से देखिएगा ये परागकोश है, इसी में परागकण का पाया जाना होता है, और वर्तिकाग्र कहाँ होते हैं, इस तरह से सबसे ऊपर होते हैं। होते हैं ना, इस तरह से होते हैं। अब यही जैसे ही ये मैच्योर हो जाते हैं परागकोश तो थोड़ा थोड़ा तो फट जाते हैं, और कोई भी कीट आते हैं तो इनके ऊपर अगर बैठते हैं तो उनके पैरों में क्या होते हैं, परागकण चिपक करके
क्रिया को कंप्लीट करते हैं तो यह घटना क्या कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है। समझ में आया कि जब नर का मादा युग्मक तक पहुंचने की प्रक्रिया जो होगी वो ही पॉलिनेशन कहलाएगी। नर युग्मक से मतलब शुक्राणु का, जैसा कि आप जानते हैं शुक्राणु चल होते हैं, तो शुक्राणु का चल करके मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाएंगी, परागण कहलाएंगी, पॉलिनेशन कहलाएंगी। पॉलिनेशन हमारा दो टाइप का होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन परपरागण। ठीक, तो अब जान लिए कि परागण क्या होते हैं। क्या परागकोश में निर्मित जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनका मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है। पॉलिनेशन टू टाइप्स के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हम क्या करते हैं, स्वपरागण। स्वपरागण, स्वपरागण होता क्या है, जब हम या जब कोई पुष्प अपनी ही जात के और अपने उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के साथ जब निषेचन की क्रिया को संपन्न करेगा तो वो स्वपरागण कहलाता है। परपरागण मतलब क्रॉस पॉलिनेशन जो होते हैं वो परपरागण होते हैं। अब ये परपरागण क्या होता है, पर मतलब होता है ना दूसरा, तो जब किसी पुष्प का किसी अन्य पुष्प के पौधे और अपनी ही जात के किसी अन्य पुष्प पौधे के पुष्प पर जाकर के अगर निषेचन की क्रिया को क्या करे, संपन्न करे, वो हमारा क्या कहलाता है, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। क्या, स्व मतलब अपने ही पुष्प के पौधे में, जैसे मान लो ये गुड़हल का पौधा है, ठीक, इस तरह से ये हो गए और पुनः इसी पौधे में कोई अन्य भी पुष्प है, ठीक, इस तरह से मान लो, अभी हम जल्दी में बता रहे हैं, कल अच्छे से आपको समझा देंगे। इस तरह से अब ये हो गया परागकोश, परागकोश में कण है और यहाँ क्या हो गए, ये स्पिकेशन हो गए, मतलब वर्तिकाग्र हो गए, इस तरह से ये स्थित होते हैं ना। अब ये जब इसी पौधे के इसी पुष्प में, मतलब एक पौधा है, उसी पौधे के उसी पुष्प का परागण उसी पौधे की किसी अन्य पुष्प से पॉलिनेशन क्रिया कंप्लीट करे, परागण की क्रिया संपन्न करे, वो स्वपरागण हो गया। अब यहाँ एक पौधा है, दूसरा पौधा है, इसके इधर है कहीं अन्य स्पेस पे, ये पुष्प आए और इस पुष्प के साथ क्या करे, निषेचन की क्रिया को संपन्न करे, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। समझ में आया। इनके जो नर पुंकेसर होते हैं, परागकण होते हैं, इनके वर्तिकाग्र पर अगर आकर के वो बैठ जाएं, जुड़ जाएं और निषेचित हो जाएं तो इन्हें हम क्या कहेंगे, परपरागण कहते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम अच्छे से परागकण को स्टार्टिंग टू लास्ट तक समझाएंगे। आप इसको बुक में आज पढ़ लीजिएगा ताकि कल आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, ओके, थैंक यू। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा।